नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-2024 की भर्ती आपकी आ चुकी है। बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिली है। 60,224 की समथिंग आपकी वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी मतलब इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका 11 या 18 फरवरी तक होना संभव है। और इतने कम समय में मतलब आपका जो कम समय मिला है तो तैयारी आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी अपनी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो उसी सिलेबस में आपका एक सिलेबस है आपका थर्ड कॉलम जो आपको दिया गया है न्यूमेरिकल वाला। तो न्यूमेरिकल में जैसे कि यहाँ पर मैथ आएगी तो मैथ के सारे टॉपिक की क्लास हम लेने वाले हैं कि जिसकी पहली क्लास नंबर सिस्टम की रहेगी। और इस सीरीज़ में जो टॉपिक वाइज वन शॉट सीरीज़ जो आपकी स्टार्ट हमने की है, तो इस सीरीज़ में ऐसा होगा कि मतलब जो नंबर सिस्टम के जैसे कोई भी टॉपिक है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 या 60 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन हम आपको कवर करेंगे एक क्लास में या फिर 2 क्लास में एक टॉपिक ही क्लियर करेंगे, मतलब यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है। तो जो पहली क्लास रहेगी आपकी वो रहेगी नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की। तो थोड़ा इधर पर हम क्या करते हैं कि आपका सिलेबस पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि मैथ का सिलेबस क्या आने वाला है। मैथ सिलेबस और फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। जैसे कि हम कहें कि यहाँ पर जो है टॉपिक आपके दे रखे हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी के। जैसे पहला टॉपिक आपका दे रखा है नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। और ये आपका दशमलव और भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। और ये आपका डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, और इसी साथ एवरेज, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। और ये ग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपका इसी सिलेबस में दिया गया है। यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन का भी टॉपिक आपके सिलेबस में कंप्लीट है यहाँ पर है। और अर्थमेटिक कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिक फंक्शन, अंकगणितीय संगणना और विश्लेषणात्मक कार्य। और मिसलेनियस में सारे टॉपिक आपके आ जाएंगे। तो मिसलेनियस में सारे टॉपिक जितने भी कवर होंगे। अर्थमेटिक और एडवांस का ज़्यादा आता नहीं है। एडवांस में आपका स्पेशली दे रखा है यहाँ पर मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन को ही कवर करेंगे एडवांस में, और ज़्यादा कुछ खास नहीं। तो इसी प्रकार से अगर हम कहें कि पहला क्वेश्चन अगर हम देखें नंबर सिस्टम का, तो नंबर सिस्टम में देखा जाए पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे हैंडल किया जाता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 1/15 प्लस 1/35 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/433 का मान क्या होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारी फ्रैक्शन ऐड करने में आ जाए या फिर और मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लगे हुए हैं बहुत सारी फ्रैक्शन आ जाए साथ में, तो हम इस टाइप के क्वेश्चनों में कभी भी एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि एलसीएम लेना इन सारी संख्याओं का बहुत मुश्किल का काम है। तो हम कोशिश करते हैं कि मतलब यहाँ पर इसका अल्टरनेट ऑप्शन, मतलब यहाँ पर इसको जल्दी कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको देखें इधर पर समझाने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको बस, लेकिन थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है। अगर हम कहें कि इसके फैक्टराइजेशन करें किन किन संख्याओं के मल्टीप्लाई से बना है 15, तो हम देख रहे हैं कि ये 15 जो बना हुआ है वो आपका 3 और मल्टीप्लाई 5 के मल्टीप्लाई से बना है। इसी प्रकार 35 के मल्टीप्लाई को देखा जाए तो 7 मल्टीप्लाई 5 के मल्टीप्लाई से बना है। सॉरी, इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। 5 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि सिक्वेंस में हमें लेना पड़ेगा इधर पर। इसी प्रकार से कितना है 7 मल्टीप्लाई 9 के मल्टीप्लाई से बना है 63, और 99 जो बना है आपका 9 मल्टीप्लाई 11। इसी प्रकार से देख रहे हैं कि ये कितना 11 मल्टीप्लाई
13 की मल्टीप्लाई से बना है। तो हम देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस बन रही है इधर पर, एक सीरीज टाइप की बन रही है। सीरीज कैसे कि इधर पर जैसे 3, 5, 5, 7 यहाँ पर देखा जाए तो दो संख्याओं को जो मल्टीप्लाई है उनमें जो डिफरेंस है वो देख रहे हैं कि सभी का डिफरेंस कॉमन है, 2 डिफरेंस है। और ये सारे नंबर जितने भी हैं आपके वो आपके नंबर हैं ऑड नंबर है। 3 से स्टार्ट किया गया, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जो पहली फ्रैक्शन आपकी बनेगी ये इसकी, तो 1/, फर्स्ट फ्रैक्शन जो बनेगी 1/3 बनेगी, और लास्ट जो फ्रैक्शन होगी वो आपकी होगी 1/13। तो इसके लिए सीधा शॉर्ट होता है आपका, मतलब यहाँ पर एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट वर्क करता है कि इनका जो डिफरेंस होता है 1 अपॉन डिफरेंस इन ब्रैकेट फर्स्ट माइनस लास्ट। ये आपकी यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट वर्क करेगा इसमें। और फर्स्ट यहाँ पर क्या होता है, जो फर्स्ट फ्रैक्शन होगी आपकी 1/, यहाँ पर जैसे हमने इसके फैक्टराइजेशन किए तो 3, 5, तो जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आपकी फर्स्ट फ्रैक्शन में आएगा। तो फर्स्ट फ्रैक्शन जो होगी आपकी 1/3 होगी, माइनस 1 अपॉन यहाँ पर लास्ट फ्रैक्शन जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी नीचे देखा जाए तो ये 1/13 होगी, सबसे बड़ा नंबर है इसमें। और डिफरेंस जो है इसका, इन दोनों का डिफरेंस जो देखा जाता है वो हमेशा जो संख्या लिखी है, जैसे कि ये 15 लिखा है, ये किन किन संख्याओं के मल्टीप्लाई से बना है, 3 और 5, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। और ये कॉमन डिफरेंस जो है सभी संख्याओं में जितनी भी संख्याएं लिखी हैं 35, 7, 63, 99, 143 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पर तो देखेंगे जो संख्याओं के मल्टीप्लाई है उनमें सभी में 2 का डिफरेंस है। तो वो 2 डिफरेंस यहाँ पर लेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो एलसीएम आएगा 13 × 3, तो 13 यहाँ पर जाएगा और 10 3 यहाँ पर आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो सीधा डायरेक्ट सॉल्व करें तो 10 बटे कितना हो जाएगा 3 × 13, और मल्टीप्लाई में कितना है यहाँ पर 1/2 है। तो 2 से ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो जिसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो 5/39। तो इसके पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका कितना हो जाएगा 5/39। तो देखें ये पीपीटी में थोड़ा वर्क पहले फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो यहाँ पर राइटिंग अभी गंदी आ सकती है इसमें, तो कोशिश करेंगे कि राइटिंग जल्दी से सुधर जाए। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें देखें 3/4 और 3/8 के बीच की एक परिमेय संख्या क्या होगी, आपको ये निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है कि अगर हम फ्रैक्शन को देखें तो ये सारी फ्रैक्शन अगर वैल्यू निकाली जाए इन सारी फ्रैक्शन की, तो ये सारी फ्रैक्शन 3/4 लिखा हुआ है और 3/8 लिखा हुआ है, तो इनका जो मान निकल के आएगा 1 से कम निकल के आएगा। लेकिन अगर हम इस टाइप के क्वेश्चनों को पहले ऑप्शन से ही देख लिया करें, तो ऑप्शन से अगर जल्दी निकल रहा है तो ऑप्शन से निकालने की कोशिश कर दिया करें, नहीं तो बाकी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कशन कर ही लेंगे। अगर हम 9 का भाग 16 में देंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पर, इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 पॉइंट कुछ आएगा। और इसी में देखा जाए तो ये कितना 3 का भाग देंगे तो ये कितना 2 पॉइंट कुछ आएगा। ये सारी वैल्यू 1 से बड़ी हैं और हम देख रहे हैं कि इधर पर 16 का भाग जब 9 में देंगे तो ये कुछ वैल्यू आएगी 0 पॉइंट कुछ में। तो इन सभी वैल्यू इधर पर क्या है 1 से कम है, तो आंसर तो यही प्रोबेबिलिटी यही बनती है कि आंसर यही होगा। अगर नहीं आ रहा है इस तरीके से आंसर, जैसे कि कई बार ऐसा होगा कि 2 ऑप्शन या फिर 3 ऑप्शन आपको इस तरीके से मिल जाए कि जिनका मान 1 से कम आए, तो उस टाइप के क्वेश्चनों में करना क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी बात है। जो फ्रैक्शन न्यूमरेटर में आपका लिखा है इधर पर, तो उसमें सभी में 1-1 जीरो बढ़ा लें और भाग कर दें इधर पर। तो 4 का भाग देंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकालें, पूरा एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 4 का भाग दें, 4 का भाग जैसे हम देंगे इधर पर तो ये 7 निकल के आएगा, 28, 7 चुके 28, और 8 का भाग 30 में देंगे तो 8 × 24, तो ये 3 निकल के आएगा, मतलब 30, 7 और 3। अब इन सभी का भाग देंगे यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, इधर पर जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी जीरो बढ़ाएगा, ये भी जीरो बढ़ाएगा, ये भी जीरो बढ़ाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इधर पर इसका भाग जब हम 9 में देंगे तो ये 9 एकम काफ़ी बड़ा आ जाएगा इधर पर, तो ये 7 और 3 से तो बड़ा ही रहेगा, 9 एकम 9,
और यहाँ पर कितना बचेगा 7, 9 7 63, 17 आंसर आ रहे हैं यहाँ पर देखा जाए, जबकि हमें 3 और 7 के बीच के नंबर चाहिए। तो जब हम 16 का भाग 90 में देंगे तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80, तो 5 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पर आंसर। लेकिन यहाँ पर जब देखा जाए ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये 3 और 7 के बीच का नंबर है, तो यही आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है 1 प्लस √2 अपॉन 5 प्लस √3 प्लस 1 माइनस 5 अपॉन में √5 माइनस √3 को सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंपल सी बात है। देखें अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन लंबा हो जाएगा प्रोसीजर। आप सीधा डायरेक्ट एलसीएम लें। तो ये क्या है आपका a प्लस बी और ये a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी हमें पता है, जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर देखा जाए तो ये 5 का √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा। तो सीधा डायरेक्ट 2 ही लिखें, ज़्यादा बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि जितना कम पेन आप चलाएंगे उतना ही आपके लिए मतलब सही है, क्योंकि आपका ही टाइम बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 1 का मल्टीप्लाई जो है, तो पहले हम क्या करेंगे पूरी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये 1 का मल्टीप्लाई हो गया। इसी प्रकार से √2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। प्लस का साइन है तो प्लस, कोई साइन चेंज नहीं होगा कहीं पर भी, तो प्लस लगाएं यहाँ पर। √2 का मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा √10, और √2 का मल्टीप्लाई √3 में √6। अब इसका मल्टीप्लाई इस वाली संख्या में हुआ यहाँ पर, तो 1 का मल्टीप्लाई √5 प्लस √3 में करेंगे तो एज इट इज आएगा √5 प्लस √3। अब -2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का माइनस √10, और ये माइनस का √6 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी संख्याएं कैंसिल हो रही हैं तो वो कैंसिल कर लें, जैसे कि प्लस का √3 माइनस का √3, प्लस का 10 माइनस का 10, और यहाँ पर देखें माइनस का √6 माइनस का √6 है, प्लस का √5। तो यहाँ पर दो बार आ रहा है तो 2 कॉमन ले लें हम यहाँ पर दोनों में से। तो √5 माइनस √6 ये लिख सकते हैं, और बटे में 2 है ही पहले से ऑलरेडी, 2 से 2 कटेगा तो आंसर जो निकल के आएगा √5 माइनस √6, ऑब्वियसली 3 इस पर समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है कि 0.3 0.3 0.03 0.9 0.09 संख्याओं में से वह संख्या कौन सी है जो √0.9 के मान निकटतम है। देखें जब इस टाइप का क्वेश्चन जब आपका आ जाए तो स्क्वायर रूट में जब भी दशमलव देखें हम इधर पर, तो स्क्वायर रूट में हमेशा जब बाहर ही निकल के आएगा, वैल्यू निकल के आएगी। तो अब 0.9 का निकालने जाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या इसको बनाएंगे, ये 90 बनेगा। अब 90 हम देखेंगे कि यहाँ पर ये किसके स्क्वायर के पास में है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 का स्क्वायर जो होता है 81, उसके स्क्वायर के पास में है। तो अब बाहर जब हम निकालेंगे स्क्वायर रूट से वैल्यू, तो जो निकल के आएगी स्क्वायर रूट से वैल्यू वो होगी आपकी 0.09। तो 0.09 ये निकल के आएगा, और यही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन भी, इसका आंसर कितना हो जाएगा, C 0.09। अब क्या होता है कि स्क्वायर रूट में यहाँ पर जो वैल्यू आपको दे रखी है 0.9, तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा कि इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकाला जाए। तो स्क्वायर रूट तो यहाँ पर लिखा भी है कि निकटतम मान निकालना है आपको। अगर यही क्वेश्चन ये लिखा होता कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 0.81, तो अब इसका स्क्वायर रूट हम बता सकते थे कि यहाँ पर ये संख्याएं लिखी हैं 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 का मल्टीप्लाई है, और 0.9 का होल स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा तो यहाँ पर जो निकल के आएगा 0.9। तो 0.9 के ये क्या है, नज़दीक है, निकट है, इसलिए ये आंसर कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, पहले शुरुआत में क्या है, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन रहेंगे आपके। जैसे जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज होता रहेगा। बीच में भी यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन रखे हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के रखे हैं जो आपके लिए मतलब थोड़ा सोचने को थोड़ा मजबूर कर देगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसी प्रकार से अगर हम कहें नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखा जाए तो यदि स्क्वायर रूट ऑफ 0.03 मल्टीप्लाई 0.3 और मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको हमें सॉल्व करना है और मान निकालना है हमें ए और बी का, ए अपॉन बी का मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। अगर निकाला जाए तो सिंपल सी बात है कि हम कहें कि वो साइड स्क्वायर कर दें इधर पर, क्योंकि यही एक तरीका है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट हटाने का कि हम वो साइड स्क्वायर कर देंगे। वो साइड स्क्वायर करेंगे तो वो साइड स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी 0.0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं सीधा डायरेक्ट, तो 3 का मल्टीप्लाई 9 होता है। लेकिन अगर दशमलव की बात करें कितने अंक बाद लगेगा तो 1 अंक बाद, 2 अंक बाद यहाँ पर है तो 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.009 मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई में यहाँ पर देखा जाए ये लिखा है पहले से, तो ये को लिखेंगे इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट किया, इसका स्क्वायर किया है तो इसका स्क्वायर देखा जाए तो 0.03, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकल के आएगा आपका 0.09 और उसी का स्क्वायर करना है हमें तो 0.09 का स्क्वायर कर देंगे बटे में कितना, स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर जो होगा वो बी होगा। अब बी को इस साइड उठा के लाएंगे, ये वाला चीज़ इस साइड आएगा इसके बटे में, तो ए अपॉन बी हो जाएगा इज इक्वल टू, बाकी संख्याएं इधर पर आएंगी तो ये 4 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव तो हटेगा, तो 3 अंक से 3 अंक तो दशमलव हटा देंगे तो 1 अंक से बचेगा, लेकिन इस साइड बचेगा तो 0.9 से 9 कैंसिल कर दें। दशमलव देखा जाए तो 4 अंक बाद, यहाँ पर 3 अंक बाद, कम करेंगे 3 तो यहाँ पर 1 अंक बाद बचेगा तो 0.09 इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिलेगा ही नहीं उसका आंसर। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट फिर यही आंसर ऑप्शन में ही आंसर निकालने की कोशिश करता है कि ये ऑप्शन, अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इस 4 ऑप्शन में ही कोई एक आंसर होगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनर भी ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे रख देता है कि यहाँ पर फंसाएगा आपको, कि रोक के रखेगा कि आप थोड़ा यहाँ पर टाइम अपना इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगाएं। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चनों में अगर आपको लग रहा है कि हमने कहीं पर गलती नहीं की है, क्वेश्चन का आंसर यही आना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं या फिर लगा दें। तो यहाँ पर अगर गलत होगा या फिर आंसर नहीं दिया गया होगा तो उसका बोनस अंक सभी को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन है, यदि इसमें लिखा m और n ऐसी पूर्ण संख्या है जहाँ पर n ग्रेटर देन 1 है, जिसमें m की पावर n इज इक्वल टू 121 है, तो आपको बताना है m माइनस 1 की पावर n प्लस 1। अगर हम कहें कि 121 जो है सिर्फ एक ऐसा ही, मतलब एक अंक का होल स्क्वायर लिखा है इधर पर, तो सिर्फ 11 ही एक ऐसा नंबर है जिसका होल स्क्वायर कितना बनता है, 121 बनता है। तो कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर, तो m और पावर n से कंपैरिजन करें तो n की जगह पर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 की पावर कितना है, 2। तो n की जगह पर यहाँ पर 2 लिखा है तो m की जगह पर 11, तो m का मान 11 हो जाएगा। तो हम रखेंगे 11 माइनस 1 की पावर n प्लस 1, n प्लस n का मान 2 निकाला था तो n प्लस n 2 प्लस 1 हो जाएगा। 10 में से 11 में से 1 गया तो 10 बचा, 10 की पावर 3, तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा 1000 आपका आंसर हो जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर कम से कम पेन यूज किया जाए। थोड़ा देखें, बाजे कैलकुलेशन उन्हीं की सबसे ज़्यादा अच्छी होती है जो हर चीज़ को लिखना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। अगर बहुत सारी कैलकुलेशन क्या होती है कि माइंड में ही सॉल्व की जाती हैं, और कैलकुलेशन फास्ट रखने के लिए आपको करना क्या होता है कि थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और कुछ छोटे से नॉर्मल से
चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत होती है। इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि यदि a और b दो भिन्न प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा। पहला अगर ऑप्शन देखा जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b। अगर हम कहें कि यही दो नंबर आपको रिपीट हो रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। अगर हम कहें कि इधर पर स्क्वायर रूट ऑफ वी ए प्लस बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये सही है। या फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये सही है। स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी। या फिर डी, ए इंटू बी का मल्टीप्लाई 1। तो ए और बी जब हमें पता ही नहीं तो इनका मल्टीप्लाई 1 कैसे बता सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन में हमारा ऐसा ही एलिमिनेट हो जाएगा, इसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम यहाँ पर देखें, कोई भी दो संख्याएं मानने की आवश्यकता नहीं है। आप तो सिर्फ इतना देखें कि हम सिर्फ इसमें वो साइड स्क्वायर करेंगे। अब वो साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर कर दें यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो आपका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो a प्लस बी इसका स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर a और b, a भी यहाँ पर लिखा है, a प्लस बी यहाँ पर भी लिखा है, प्लस बी यहाँ पर भी लिखा है। अगर ये दोनों चीज़ सिर्फ यही सिर्फ होता तो ये बराबर हो जाती वैल्यू, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ऐड हो ही रहा है। अब प्राकृतिक संख्याएं तो सारी संख्याएं पॉजिटिव होंगी, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही निकल के आएगी। आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो यहाँ पर a प्लस बी के मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, कितनी भी वैल्यू ऐड हो रही है। अगर हम पॉइंट में भी वैल्यू ऐड करेंगे तो ये a प्लस बी से तो ज़्यादा ही रहेगा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर वैसे भी कैंसिल हो गया, ये तो बराबर हो ही नहीं सकता। पहले में अगर हम कहें ग्रेटर देन लगा था, तो ग्रेटर देन तो पॉसिबल ही नहीं है, इज इक्वल टू भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम कहें लेस देन है तो ये पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ए प्लस बी कंपेरिजन करें तो यहाँ पर लिखा है दोनों साइड, लेकिन इस साइड अगर ये एक्स्ट्रा लिखा है तो यहाँ पर ये वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है 4 की पावर 11, 5 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 13 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या ज्ञात करनी है आपको। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ देखें। अगर आप लोग अब रिवाइज कर रहे हैं तो रिवाइज क्या होता है कि अब सारी कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लास में क्लियर नहीं की जा सकती। अगर ये आपका रिवीजन प्रैक्टिस बैच है तो प्रैक्टिस बैच में सिर्फ आपका यहाँ पर बताया जाएगा कि ये सारी चीज़ें अभाज्य गुणनखंड करनी है, तो आप बस इसके सारे अभाज्य गुणनखंड का आप कॉन्सेप्ट समझाने जाएंगे तो पूरा 10-15 मिनट आपका इसी क्वेश्चन में लग जाएगा। इससे अच्छा है कि सिंपल सी बात समझें कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। सिंपल सी भाषा में कि जैसे 4 की पावर 11, 5 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 13 की पावर 2, तो हमें अभाज्य संख्याओं देखनी, कितनी अभाज्य संख्याओं की मल्टीप्लाई से ये संख्या बनी है। तो 4 देख रहे हैं इधर पर, ये भाज्य संख्या है, भाज्य तो है नहीं, तो इसको भाज्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 की पावर 11। तो ये 2 की पावर 2 और 11 की मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 22। और ये सारी संख्याएं जैसे 5, 3, 13, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं आपकी। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो पावर में लिखी होती हैं सारी जो पावर होती हैं उन सभी का सम करना होता है। अब तो ये हम देखेंगे नहीं क्योंकि इसका पावर हमने बना ली 2 की पावर 22। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 22 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 13, ये सारी क्या होगी, जितने भी इन सभी का सम जो निकल के आएगा वही अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या निकल के आ जाएगी। तो 22 प्लस 5 27, 27 2 29, 3 है, ये 2 है, सॉरी 2। तो 22 प्लस 5 27, 27 4 31। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा आपका 31 आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 की पावर 71, 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 से पूरी तरह विभाजित है। मतलब कौन सी संख्या इसको विभाजित कर सकती है। ये कोई नंबर है और इनमें से हमें देखना है कि इसमें से कौन सी संख्या इसमें से विभाजित हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा हमें क्या करना होता है कि अगर हम देखा जाए तो जो मिनिमम पावर होती है उतना ही कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। जैसे 5 की पावर 71 बाहर निकालेंगे तो अंदर जो रहेगा वो यहाँ पर 5 की पावर 71 तो यहाँ से बाहर आ ही चुका है, तो यहाँ पर 1 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो 5 की पावर 72 प्लस 72 से 71 को बाहर आ चुका है, तो 5 की पावर 1 बचेगा जिसका मान 5 होगा। यहाँ पर 5 का स्क्वायर बचेगा जिसका मान 25 होगा। उस सभी को प्लस करेंगे तो 25, 5 और 1 को प्लस किया तो 31 मल्टीप्लाई 5 की पावर 71। अब देखा जाए तो इधर पर जो नंबर निकल के आया है वो हमारा ये नंबर निकल के आया है। अब हम इसमें देखेंगे कि 31 मल्टीप्लाई 5 की पावर 71 इन संख्याओं में से किस संख्या का ये मल्टीपल होगा। अब मल्टीपल देखने के लिए अगर 31 यहाँ पर है और यहाँ पर 31 नहीं देखने को नहीं मिल रहा है, या फिर इससे छोटी कोई संख्या जिसको इसका मल्टीपल है वो देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं को न इस यहाँ से जो 5 की पावर 71 है उसमें से कुछ पार्ट निकाल कर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें। जैसे हम कहें कि 5 निकाले, 5 की पावर 1 निकाल दिया जाए तो ये 5 का मल्टीप्लाई 5, 5, 5, 5 दिया 15, 155 बनेगा। और एक पावर जब हमने निकाल ली थी तो यहाँ पर कितना बचेगा 70। तो ये 155 आ गया। अब 155 का भाग हम 155 में दे सकते हैं, या फिर कह लें कि ये 155 का ही ये मल्टीपल है। और मल्टीपल जितने भी मल्टीपल होते हैं तो वो सारे उस संख्या से विभाजित होते हैं। इसका जो आंसर होगा 155 आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये सेम टू सेम मतलब यहाँ पर वही क्वेश्चन है, बस आपको देखना है, करना है। सॉल्व करेंगे तो हमने पहले आपको बताया है कि जो सबसे छोटा पावर होता है उसको कॉमन ले लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, और कोई तरीका ही नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकें। तो इसमें से हम लेंगे कॉमन कितना, 2 की पावर 51 बाहर ले लेंगे। तो पहले नंबर पर तो 1 बचेगा, फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर 2 की पावर 1 जिसका मान 2 होगा। इसी प्रकार से ये पावर बढ़ती जाएगी। 2 की पावर 2 4 होता है, फिर 2 की पावर 3 8, और यहाँ से 2 की पावर 4 बचेगा जिसका मान 16 होता है। तो सभी को ऐड करें तो 6 16 4 20, ये भी 31 आ जाएगा। 31 मल्टीप्लाई 2 की पावर 51। हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर बना है इसमें ऐसा कोई डिजिट नहीं दिख रहा है कि इसमें से सारी संख्याओं का भाग इसमें चला जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 2 में से कुछ पार्ट, मतलब 2 की पावर 51 में से कुछ पार्ट निकालें और इसका मल्टीपल बनाएं, या फिर हम 31 का भाग करके देख लें इन ऑप्शन में किस में से डिवाइड, किस संख्या में 31 का भाग पूरी तरह से जा रहा है। तो हम देखेंगे इधर पर कि 124 जो है इसमें 31 का भाग पूरी तरह से जा रहा है, तो हो सकता है कि ये 124 का मल्टीपल ये संख्या बने। तो ऑप्शन आपको इसी प्रकार से ही दिए जाते हैं कि ये जो आप नंबर निकल के आएगा उसमें से ये सीधा डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं दिखेगा, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। जैसे 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 बाहर ले लें, या फिर 4 का मल्टीप्लाई 31 में करें तो 4 का मल्टीप्लाई 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 बनेगा। और ये बनेगा आपका 2 की पावर 2 पावर कम कर ली थी तो यहाँ पर 49 बचेगा। अब 124 मल्टीप्लाई 2 की पावर 49, 124 का मल्टीपल है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ी अच्छी तरह से पढ़ें। तो लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक का 2/5 भाग पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन उसने पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा, और तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ बच गए हैं। तो पुस्तक में पृष्ठों की संख्या आपको बतानी कि पृष्ठों की संख्या कितनी है। अगर हम कहें कि सिर्फ फ्रैक्शन का ही यूज करें, क्योंकि बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत सारे टर्म्स आपके बन जाएंगे, स्टेप आपको लगाने पड़ेंगे। उससे अच्छा है कि आपने जब तैयारी कर रहे होंगे आप यूपी पुलिस के लिए, तो तैयारी करते समय आपने छोटे छोटे मेथड्स आपने सीखे होंगे
जैसे उसने बोला है कि 2/5 भाग पहले दिन पढ़ा है, तो 2/5 में से अगर हम कहें टोटल पार्ट, अगर बुक का मान लेते हैं कि ये 5 टोटल पार्ट है आपका, ये टोटल पार्ट है, तो उसमें से पहले दिन उसने 2 पार्ट पढ़ लिया इधर पर, तो बचा कितना आपका शेष जो बचेगा, शेष पार्ट बचा आपका 3। अब 3 पार्ट उसने बोला कि जब 3 पार्ट बचा है, अगले दिन जब पढ़ने जा रहा है दूसरे दिन, तो उसने पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा। अब यहाँ पर पहले दिन तो 2 पढ़ रहा था, अब इसका 1/3 निकालने जाएंगे तो फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इस नंबर को इस तरीके से बनाएं कि ये 3 का मल्टीपल बन जाए। 3 का मल्टीपल बनाने के लिए इधर पर हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, और 3 का मल्टीप्लाई इस रेशियो में भी करना पड़ेगा हमें। जैसे अगर कहें टोटल 15 पृष्ठ आपके पास में प्रेजेंट है, मतलब एक पुस्तक में 15 पृष्ठ हैं, पेज हैं, उसमें से पहले दिन ये 6 पढ़ रहा है, फिर अगले दिन जब पढ़ेगा इधर पर तो पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ेगा। मतलब पहले दिन से अगर देखा जाए तो 6 तो ये पढ़ ही रहा है, और 6 के साथ में इधर पर कितना 1/3, इसका 1/3 पार्ट जब हम निकालेंगे 6 का तो ये 2 निकल के आएगा। इसका मतलब अगले दिन उसने सेकंड दिन कितना पार्ट पढ़ा इधर पर, ये सेकंड दिन का है, ठीक है। तो सेकंड दिन में उसने 8 पृष्ठ पढ़े, कितने में से, 15 में से। अगर हम कहें 15 में से पहले दिन 6 पढ़ लिए, दूसरे दिन 8 पढ़िए, तो यहाँ पर अगले दिन के लिए देखा जाए इसमें से 8 माइनस करेंगे हम तो बचेगा 1। तो 1 पृष्ठ का जो मान आपको दे रखा है वो क्वेश्चन में 15 पृष्ठ आपको दे रखा है। तो 1 रेशियो बराबर 15 के, और हमने टोटल पुस्तक में कितने पृष्ठ माने लिए थे 15, तो 15 में जब हम 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 225। तो 225 इसमें कुल पृष्ठ हो जाएंगे। तो ये जो हमने 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर एक्स्ट्रा किया है वो इस वजह से किया कि 3 का मल्टीपल बन जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है उसने पहले दिन से 1/3, मतलब जब हम इसका 1/3 पार्ट निकालने जाएंगे तो ये 2 का 2 में फ्रैक्शन बनेगा, इसलिए इसको 3 के मल्टीपल में बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई सभी रेशियो में कर दिया। तो इससे एक ही आसानी होगी कि इसका जब 1/3 निकालेंगे तो आसानी से निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं कि हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं। दूसरे दिन उसने पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये क्या है, लघुत्तम आवाज़ संख्या, ये तो आपको आनी ही चाहिए। सबसे छोटी आवाज़ संख्या कितनी होती है, तो अगर हम आवाज़ संख्या की बात करें, यहाँ पर प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर जिसको कहते हैं आवाज़ संख्याएं, आवाज़ संख्याएं जो होती हैं, जैसे कहें पहली आवाज़ संख्या कितनी हो जाएगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 तो नहीं होगा, 15 में भाग जाता है 3 का 5 का, तो 15 नहीं होगा। इसी प्रकार से फिर 17, नेक्स्ट एंड सो ऑन, ऐसे ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, आवाज़। अगर डेफिनेशन अगर देखी जाए प्राइम संख्याओं की, तो सिर्फ वो संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं या फिर 2 ही फैक्टर होते हैं, वो प्राइम नंबर आपके कहलाते हैं। जैसे अगर कहें 2 के कितने फैक्टर होंगे, 1, या फिर खुद ये संख्या, तो ये खुद एक संख्या, मतलब यहाँ पर खुद यही संख्या होगी या फिर 1 होगा। तो कोई भी नंबर उठा के देखें प्राइम नंबर, जिस सिर्फ इसके 2 ही गुणनखंड मिलेंगे आपको, जैसे कि पहला 1 और इसका दूसरा गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, 11, यही खुद संख्या होगी, ये प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो सबसे छोटी जो आवाज़ संख्या होती है वो 2 होती है। अगर हम कहें सबसे छोटी सम आवाज़ संख्या कितनी हो जाएगी, 2, इसका आंसर 2 होगा। सबसे छोटी विषम आवाज़ संख्या कितनी हो जाएगी, 3। कई स्टूडेंट यहाँ पर 1 लगा के चले जाते हैं, तो 1 पर ध्यान दें कि एक आवाज़ संख्या होती ही नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन में फिट नहीं बैठती है। इसके अगर गुणनखंडों की बात करें कि कितने गुणनखंड होते हैं, 1 होता है, तो ये यहाँ पर, और जबकि प्राइम नंबर के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो होती है, 2 फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है कि इसके 2 फैक्टर तो होंगे ही, मतलब ना ज़्यादा ना कम, तो 2 फैक्टर ही होंगे। तो 1 का तो सिर्फ 1 ही फैक्टर है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो सबसे छोटी विषम आवाज़ संख्या में जो निकल के आएगा वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है।
बस इतना याद रख लेना। वो कुछ छोटे छोटे टर्म होते हैं आभास संख्याओं के, क्योंकि छोटे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं आभास संख्या से कि 1 से लेकर 100 तक कितनी आभास संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेकर 100 तक 25 आभास संख्याएं होती हैं आपकी। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि 1 से लेकर 50 तक कितनी आभास संख्याएं होती हैं, तो इनको याद रख लेना। ये 15 होती हैं। और 50 51 से लेकर 100 तक कितनी होती हैं, ये आपकी 10 होती हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपकी क्या है, आभास संख्या है। इस तरीके से आप इनको याद रख लेना। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन देखा जाए, जिसमें देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है इधर पर कि एक कमरे में कुछ लड़के और लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या का वर्ग, अगर लड़कियों की संख्या जैसे लिया जाए और लड़कों के संख्या के वर्ग से 28 कम है, तो लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है, तो बॉयज़ की संख्या का वर्ग और गर्ल्स की संख्या का वर्ग जो होगा वो आपका दे रखा है 28। ये तो हमने पहले जो कंडीशन दे रखी है उसको हमने लिख लिया है। यदि 2 अधिक लड़कियां और होती तो लड़कों और लड़कियों की संख्या समान होती। उसने बोला कि 2 लड़कियां और अधिक हो जाती, तो यहाँ पर क्या है, लड़के और लड़कियों की संख्या समान हो जाती। तो सिंपल सी बात है, जैसे हम कहें कि अगर बॉयज़ की संख्या देखी जाए, जितनी भी गर्ल्स की संख्या है उसमें 2 लड़कियां और आ जाएं, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, आपकी बराबर हो जाएगी। बराबर हो जाएगी। तो बस आपको निकालना क्या है कि लड़कों और लड़कियों को कुल मिलाकर कितनी संख्या है। और हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, b प्लस जी b माइनस जी, ये हो जाएगा। और जब g को हम इस साइड लेके आएंगे तो b माइनस जी का मान हमारे पास निकल के आ गया, कितना है, 2। तो हम 2 रखेंगे यहाँ पर। 2 जैसे ही रखा तो 2 मल्टीप्लाई बॉयज़ और गर्ल्स की जो संख्या का योग है बराबर हो जाएगा कितने के, 28 के। तो ये 2 से कितनी बार जाएगा, आपका 14 बार जाएगा। तो ये जो निकल के आएगा आंसर सीधा डायरेक्ट कितना, 14 है। तो बस आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, तो और बाकी कॉन्सेप्ट यहाँ पर और ऑप्शन से भी लगाया जा सकता है। बहुत सारे तरीके होते हैं इसको लगाने के लिए। कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो तो हम पढ़ के भी आंसर आसानी से दे सकते हैं ऑप्शन को देख के। क्योंकि यहाँ पर क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी मानचित्र के लिए पैमाना, देखें मानचित्र क्या होता है, जैसे हम कहें कि पूरा वर्ल्ड का मैप आपने देखा होगा, तो ये मैप होता है आपका ऐसे ही कुछ 2x3 फीट के मैप में होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे इंडिया बना होता है, तो इंडिया कितने एरिया में कवर होगा, तो वहाँ पर भी आपके पॉइंट दिए गए होंगे कि मतलब इतना पॉइंट या फिर इतने सेंटीमीटर, इतने मिलीमीटर चलने पर इतनी डिस्टेंस कवर होगी। वही चीज़ यहाँ पर है कि पैमाना जो है 1 मिनट, तो ये जो चीज़ है फर्स्ट टाइम थोड़ा पीपीटी पर वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा छोटी छोटी गलतियाँ हो रही हैं, थोड़ा राइटिंग भी गंदी आ रही है। तो कोशिश करें आप लोग थोड़ा 1-2 क्लास मैनेज कर लें, उसके बाद थोड़ी सारी समस्याएं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कि किसी मानचित्र के लिए पैमाना जो है वो आपका है 1:4 × 10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। उसने ये दे रखा है कि अगर एक कोई पॉइंट आपको दे रखा है या फिर यहाँ पर एक दर्शाया गया है, तो 1 बराबर आपके 2 पॉइंटों के बीच की दूरी है, उसका मान आपको दे रखा है कितने के बराबर, 1:4। जो एक्चुअल में है वो आपका 4 × 10⁵ इसका जो मान दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। अगर हम इसमें 4 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्चुअल में इन दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस पता चलेगी। तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये निकल के आएगा 16, और ये 5 0 है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है
डिस्टेंस जो आपको दे रखी है वो किस में निकल के आएगी आपकी सेंटीमीटर में, और आंसर आपके दे रखे हैं सेंटीमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर, मीटर। अब अगर हम 16 सेंटीमीटर की बात करें तो 16 सेंटीमीटर तो है नहीं, तो ये तो पहला ऑप्शन कैंसिल होगा आपका। तो इसको हम चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए यहाँ पर 2 जीरो हटाएंगे पहले, क्योंकि 100 का डिवाइड करना होता है मीटर में बदलने के लिए। हाँ, इसी प्रकार से हम जब इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर 1000 का डिवाइड करेंगे, 1000 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा आपका 16, ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो आंसर जो निकल के आएगा 16 किलोमीटर, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक्चुअल जो होगी वो 16 मीटर होगी। अगर बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर मानचित्र में दर्शाई गई है तो वो एक्चुअल में 16 किलोमीटर के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कि कोई किसान अपने n गायों को झुंड अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि ताकि पहले पुत्र को पूरे झुंड का आधी गाय, मतलब अगर कहें फर्स्ट पुत्र जो है 4 पुत्र हैं उसके, ABCD मान लेते हैं, ABCD 4 पुत्र हैं उसके, और उसने बोला पहले पुत्र को जो है पूरी गाय का 1/2 उसको दिया गया है। दूसरे पुत्र को जो दिया गया है दूसरे को पूरे झुंड का 1/4 भाग, मतलब जितना भी पार्ट, जितनी भी गाय है उसका 1/4 भाग दिया गया है, और सी को पूरे झुंड का 1/5 पार्ट दिया गया है। और सी को जो मिला है वो कितना मिला है, इसको 7 गाय मिली हुई है। तो उसने बोला कि एन का मान हमें बताना है कि झुंड में टोटल कितनी गाय हैं वो आपको बतानी है। पहले तो हम कोशिश करेंगे कि इन सारे रेशियो जो आपको दे रखे हैं उनको नीचे वाली संख्याओं को समान बनाए, क्योंकि ये कि नीचे वाली संख्या क्या दर्शाएगी, कुल गायों की संख्या बताएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका एलसीएम लें। एलसीएम लेने के लिए इधर पर 5, 4 और 2 का जो एलसीएम निकल के आएगा 20। तो 2 को 20 बनाने के लिए अब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहीं फ्रैक्शन में सब सारा खेल खेलना है। 2 को 20 बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई, तो 10 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे। 5 को 20 बनाने, 4 को 20 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर। 5 को 20 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर। इसका मतलब कहने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर 20 गाय टोटल है आपके पास में, तो उसमें से 10 गाय पहले को मिल गई हैं, 5 गाय इसको मिली हैं, और 4 गाय सी को मिली हैं। तो इसी 20 में से डी को कितना मिला होगा, तो हम वो काउंट कर लेते हैं। जैसे 10, 5, 9, ये कितना 4, 9, 19 गाय जो हो गई वो ABC में यहाँ पर डिवाइड हो गई हैं। तो सिर्फ एक जो रेशियो में एक जो बचा है वो सिर्फ डी को मिल रहा है, और एक बराबर आपको दे रखा है 7 के। उसने बोला कि कुल गाय बतानी है आपको, एन का मान बताना है। तो एन का मान तो आपका ये है नीचे वाली संख्या 20, तो 20 में मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने का, 7 का, तो 7 दूनी 14 होता है, 140 हो जाएगा। तो टोटल गाय जो होंगी उस किसान के पास 140 होंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा फ्रैक्शन में ही खेलने हैं आपको, ज़्यादा यहाँ पर एक्स में ना जाए वहाँ पर, क्योंकि फिर लेंदी ज़्यादा हो जाएगा, पेन ज़्यादा चलाना पड़ेगा। तो पेन कम चलाने के लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने ही पड़ेंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपके तो कोशिश करें कि थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी तरह से करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी तरह से नहीं करेंगे आप, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते हुए भी वहाँ पर छोड़ देंगे। आपको देखने में लगेगा कि ये क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन वहाँ पर होगा नहीं, टाइम बर्बाद कराएगा आपका, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। लड़कों की एक सीधी कतार में खड़े अतुल को पता चला कि वह कतार में खड़े लड़कों को दाईं ओर से गिनती किया जाए तो 12वें स्थान पर है। अगर हम देखा जाए कि ये कतार है आपकी, यहाँ पर कहीं पर भी अतुल खड़ा है, ये अतुल खड़ा है यहाँ पर, तो उसने बोला दाईं ओर से काउंट किया जा रहा है, तो ये दाईं ओर से काउंट करने पर ये कितने स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। इसी प्रकार से उसने बोला है कि बाईं ओर से जब हम काउंटिंग कर रहे हैं तो ये कितने स्थान पर निकल के आ रहा है, चौथे स्थान पर निकल के आ रहा है। तो चौथे स्थान पर निकल के आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में है कितने लोग। अब इसी व्यक्ति की जो अतुल है उसकी मतलब यहाँ पर जो प्लेस काउंट हो रही है वो 2 बार काउंट करें, एक दाएं तरफ से एक बाएं तरफ से, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो टोटल 16 यहाँ पर तो होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है 12 भी इसी की जगह है,
4 भी इसकी जगह है, तो एक जगह हमें इसकी हटानी पड़ेगी, तो माइनस करेंगे 1, तो ये बचेगा आपका कितना 15। उस कतार में टोटल 15 लोग खड़े हुए हैं। अब उसने बोला कि कितने सम्मिलित और किए जाएँ कि कतार में 28 लड़के हो जाएं। तो 28, 15 को 28 बनाने के लिए अगर देखा जाए तो कितना 13 प्लस करना पड़ेगा हमें, या फिर 28 में से 15 माइनस कर लें तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका कितना 13। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन ये आपका नंबर सिस्टम से आ जाते हैं। देखिए नंबर सिस्टम में एक नंबर सिस्टम क्या है, आपको बहुत बड़ा टॉपिक है। एक कोई 2-3 टाइप के क्वेश्चनों में सिमट के नहीं रह जाता है। अगर हम कहें यूपी पुलिस में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो निकल के आएंगे आपके नंबर सिस्टम से अगर क्वेश्चन देखने को मिल जाए सिंगल चैप्टर से, तो आपका 2 से लेके 3 क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, 2 से लेके 3 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से ही देखने को मिल जाएंगे। अब नंबर सिस्टम से अगर एक पर्टिकुलर चैप्टर इतने क्वेश्चन रख रहा है, 2-3 क्वेश्चन रख रहा है, तो इसकी इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं कि कितनी है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम सारे टाइप्स को डिस्कशन करेंगे एक एक क्वेश्चन में। उसने बोला ए और बी विषम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित में से कौन एक सम संख्या है। आपको सम संख्या बतानी है, फाइंड करनी है कि कौन सी एक सम संख्या हो जाएगी। तो हमें पता है थोड़ा रूल्स आने चाहिए इसके लिए। अगर रूल्स क्लियर हैं तो हमें अच्छी तरह से ये देखते ही आंसर आ जाएगा, कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कहें कि कोई भी 2 सम संख्याओं का प्लस किया जाए तो हमेशा क्या होता है, 2 संख्याएं कोई भी मान लें आप, जैसे हम 3 और 5 ले लें, इनका जब हम सम करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 8, जो कि इवन संख्या है, ये ऑड है, ये ऑड है। अगर हम कहें कि एक सम संख्या 2 और एक इवन संख्या 3 का जब हम सम करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा 5, ये ऑड संख्या ही बनाएगा हमेशा ऑलवेज। तो ये जितने भी हम यहाँ पर जितने भी रूल्स आपको बता रहे हैं ये अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है। ये क्या है आपकी इवन संख्या है और ये ऑड संख्या है। जब इवन और ऑड को प्लस किया जाता है तो ऑड संख्या बनती है, जब ऑड और ऑड को प्लस किया जाता है तो इवन संख्या बनती है। इसी प्रकार से अगर हम मल्टीप्लाई में देखें तो ऑड का मल्टीप्लाई ऑड में करेंगे तो ये ऑलवेज ऑड संख्या ही देगा। इसी प्रकार से हम कहें ऑड का मल्टीप्लाई इवन संख्या में करें, सम संख्या में करें, तो हमेशा ये क्या बनाएगा आपका सम संख्या ही बनाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई कुछ भी ले लें आप, 7 ले लें, 7 ले लिया हमने अदर पर, तो ये 21 कैसी संख्या है, विषम संख्या। इसी प्रकार से एक ऑड संख्या कोई भी ले लें आप, 7 ले लिया, और हमने एक कोई इवन संख्या ले ली यहाँ पर 8 ले ली, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 7 56, तो ये 56 आ जाएगा। तो ये 56 जो संख्या होगी वो कैसी होगी, आपकी इवन संख्या होगी। तो ये जो रूल्स हमने आपको बताए हैं अच्छी तरह से, ये 4 अच्छी तरह से पढ़ लेना। बाकी और क्वेश्चन आएंगे तो और क्वेश्चनों में ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, समझाते जाएंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन कराते जाएंगे आपके। तो देखा जा रहा है कि उसने बोला विषम संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सम संख्या होगी। अब हमें पता है कि सम तो इनका इधर पर जैसे कहें 2 और विषम संख्याओं का सम किया जाए तो ये ऑड तो निकल के आए, सम तो निकल के आएगा ही, लेकिन हम यहाँ पर +1 -1 कर रहे हैं। अब ये अगर सम है, ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है और ये सम है, तो +1 या फिर -1 करने पर ये तो विषम बन जाएगा, तो ये तो हटेगा, ये 2 ऑप्शन आपके हटे। इसी प्रकार से अगर हम कहें ए और बी ये सम बना और 2 विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई हमेशा क्या बताता है, ऑड बताता है, ऑड और ये इवन, ऑड और इवन का सम हमने आपको बताया क्या निकल के आएगा, ऑड, तो ये भी ऑड संख्या निकालेगी। इसी प्रकार से देखा जाए तो ये सम और 2 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो ये ऑलवेज सम संख्या होगी आपकी, तो यही आंसर आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, डी होगा। अभी और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते आपके तो ये क्वेश्चन आपका छूट जाता है ऐसे ही कि ऑड प्लस ऑड का सम करें तो यहाँ पर इवन आता है, और यहाँ पर इवन में ऑड प्लस करें तो ये जो निकल के आएगा आपका ऑड संख्या बनेगी, और ऑड मल्टीप्लाई ऑड करेंगे तो ये ऑड रिजल्ट देगा, ऑड का मल्टीप्लाई इवन में करेंगे तो ये इवन रिजल्ट देगा, ठीक है। ये 4 आपके रिजल्ट आप अच्छी तरह से याद कर लेना। और सम संख्याओं का प्लस सम संख्याओं में करेंगे तो सम बनेगा, सम का मल्टीप्लाई सम में करेंगे सम आएगा, तो वो ज़्यादा हमें समझने की आवश्यकता नहीं है उसकी। यहाँ पर लिखा है कि यदि x अभाज्य संख्या है और
यहाँ पर रिलेशन दे रखा है आपका -1 लेस देन 2x - 7 अपॉन डिवाइडेड बाई 5 लेस देन इज इक्वल टू 1। तो x का मान क्या होगा, मतलब यहाँ पर x अभाज्य संख्या है, तो हमें यहाँ पर संख्याएं निकालनी है, कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटीज आपको दे रखी है इसको अगर सॉल्व करना नहीं आता है आप, तो ये क्वेश्चन जरूर छोड़ के आएंगे, आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर कितनी अभाज्य संख्याएं यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। अब इनइक्वालिटीज़ में यहाँ पर देखा जाए तो हम पहले इस 5 को हटाने के लिए इनइक्वालिटीज़ में सभी टर्म्स में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो पहले हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा वो बनेगा आपका -5 लेस देन इक्वल 2x - 7 लेस देन इक्वल 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी प्रकार से -7 हटाने के लिए हमें सभी सब टर्म में +7 करना पड़ेगा, तो +7 करें, तो +7 करेंगे तो ये जो रिजल्ट बनेगा आपका +7, तो ये बनेगा आपका कितना 2 ग्रेटर देन लेस देन 2x लेस देन, यहाँ पर भी 7 प्लस किया तो ये 7 माइनस का प्लस का 7 हट जाएगा, यहाँ पर +7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब ये 2 हटाने के लिए 2x, क्योंकि हमें x निकालना है यहाँ पर, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइड करें तो 1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 6। तो हम देख रहे हैं जो x का जो मान निकल के आ रहा है वो 1 और 6 के बीच में निकल के आ रहा है। तो 1 और 6 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे हम कहें कि 1 और 6 के बीच में पहली जो अभाज्य संख्या होगी वो आपकी 2 होती है, दूसरी 3 और फिर इसके बाद जो निकल के आएगी 5। अब इसके आगे जितनी अभाज्य संख्या आएंगी वो 6 से बड़ी और 1 से छोटी तो अभाज्य संख्या हमने पढ़ी ही नहीं है, तो ना हम लेंगे ना देखेंगे उधर पर। तो हमने देखा कि यहाँ पर कितनी अभाज्य संख्या निकल के आ रही हैं, 3 अभाज्य संख्याएं, तो आंसर जो निकल के आएगा वो कितना 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये है आपका 200 और 300 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण घन है। देखें अगर पर आपको स्क्वायर अभी सभी के याद है तो ये आंसर आसानी से दे सकते हैं आप। तो 200 का स्क्वायर की अगर बात देखा जाए, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर होता है तो 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 17 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर 324 में पहुंच जाएगा तो 300 से ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी संख्याएं हैं आपकी 15, 16 और 17, ये 3 संख्याएं आपकी पूर्ण घन बनाएंगे। सॉरी स्क्वायर देख रहे हैं हम यहाँ पर, हाँ तब भी यहाँ पर देखा जाए तो किसके स्क्वायर के मध्य में है पूर्ण घन है जो है। तो 5 का क्यूब कितना होता है आपका देखा जाए 125, 6 का क्यूब होता है 216, तो 6 का क्यूब और 7 का क्यूब होता है आपका कितना 7 का क्यूब होता है 343। तो ये तो 300 से ज़्यादा हो जाएगा। हम देख रहे हैं सिर्फ एक ही संख्या एक ऐसी है जिसका घन 200 और 300 के बीच में है, वो 6 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है कि 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपको फाइंड करना है। अब 80 से 90 के बीच में अगर हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो हम आसानी से मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। जैसे हम कहें 80 के बाद 81 आता है जो 9 के टेबल में आता है, तो 81 तो आपका होगा नहीं। देखें 82, इसके बाद इसके बीच में जितनी भी सम संख्याएं उनको देखने की आवश्यकता नहीं है, विषम संख्याओं पर सिर्फ बात करेंगे हम। तो जैसे हुआ 81 हुआ, 83 हुआ, तो इसी प्रकार से जितनी विषम संख्याएं होंगी हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 के अलावा ऐसी कोई सम संख्या नहीं होती है जो आपकी सम भी हो और अभाज्य भी हो। सिर्फ एक ही संख्या होती है जो सम है और अभाज्य, वो सिर्फ 2 है। इसके बाद जितनी भी सम संख्याएं होंगी सभी भाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याओं में तो कांट होंगी नहीं। तो ये सारी संख्याएं तो हमें देखने की आवश्यकता है नहीं। 81 जो है वो 9 के टेबल में आता है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी, इसको हटाएंगे। 83
ये किसी के टेबल में नहीं आता है। और तो इसके जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिर्फ 1 और 83 ही इसकी फैक्टराइजेशन निकलेंगे। तो एक तो संख्या ये 83 निकल के आ जाएगी, ये अभाज्य संख्या है। 85 5 के टेबल में आता है, 17 के टेबल में आता है, तो ये तो अभाज्य संख्या हो जाएगा, तो 85 तो होगा नहीं। इसी प्रकार से 87 की बात करें तो 8 ये किस संख्या से विभाजित होता है, तो हम देख रहे हैं 8 7 15 3 के टेबल में आ रहा है, तो 3 से विभाजित है, 1 से विभाजित है, और हम कह रहे हैं देखा जाए 87 से विभाजित होगा। बीच में और भी संख्याएं होंगी जिससे विभाजित होगा, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। हम तो ये देख रहे हैं कि ये 2 से अधिक गुणनखंड निकल के आ चुके हैं, तो ये आपकी भाज्य संख्या तो नहीं रही। इसी प्रकार से हम देखें 89 के कोई फैक्टराइजेशन नहीं होता है, तो ये 89 भी आपकी कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको बताना है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर थोड़ा कॉमन सेंस होगा तो आंसर आप सीधा डायरेक्ट देख के आंसर ऑप्शन में ऑप्शन में पहुंच के आंसर सीधा देख सकते हैं। 83 होगा नहीं मल्टीप्लाई, 89 भी नहीं होगा, और इतना बड़ा भी नहीं होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, क्योंकि 100 × 100 करेंगे तो यहाँ पर 5 अंकों की संख्या बनती है, और उसके नीचे जब बात करेंगे जैसे 2 अंकों की संख्याओं को मल्टीप्लाई, तो 3 भी होगा, 2 भी होंगे, 3 अंक भी होंगे, 4 अंक भी होंगे, तो 4 अंक प्रॉब्लम मतलब अधिकतर होते हैं, तो इसी आंसर ही इसका आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपका कि 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है। अब गुणनखंड कितनी अभाज्य संख्या है तो हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इतना सा करें, इसका क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन कर दें। तो 108 का जो हम इधर पर क्या है फैक्टराइजेशन करेंगे, तो करें 2 का भाग जा रहा है इसमें, तो ये कितनी बार जाएगा 5 4, फिर 2 का भाग जाएगा, तो ये जाएगा 2 और 7, 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाने के लिए इधर पर कितनी बार, ये 9 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 बार, 3 का भाग देंगे तो फिर 1 बार। तो उसने बोला कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं। अब ऐसे हम ये काउंट करके नहीं बताएंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सीधा काउंट करेंगे और सीधा आंसर लगा के आएंगे। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा करें कि कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं। अगर हम इसकी बात करें इधर पर कि इसके कितने मतलब कौन कौन से गुणनखंड होंगे, तो गुणनखंड जैसे पहला गुणनखंड की बात करें तो 1 2 3, इसके बाद फिर इन्हीं संख्याओं के मल्टीप्लाई से मिलकर और गुणनखंड बनेंगे। जैसे हम कहें 2 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो ये 4 बन जाएगा, तो ये भी गुणनखंड कहलाएगा इसका। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये 6 भी बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके अलावा इसके आगे कोई भी संख्या ऐसी नहीं आएगी जो आपकी अभाज्य होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है सिर्फ इन्हीं सारी संख्याओं की मल्टीप्लाई से मिलकर बना होगा। तो ये 2 और 3 या फिर क्या है 4 का मल्टीप्लाई 9 में करें यहाँ पर तो 36 आएगा, वो भी क्या है आपका भाज्य संख्या होगी। तो सिर्फ हम देख रहे हैं कि जब गुणनखंड सारे गुणनखंड लिख लेंगे तो इसमें सिर्फ 2 और 3 आपके ऐसी 2 संख्याएं मिलेंगी जो आपके अभाज्य हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, ये आंसर होगा। तो 5 तो इसका आंसर होगा ही नहीं। और कभी अगर ये पूछ लिया जाता है यहाँ पर कैसा कि इसके मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, अभाज्य गुणनखंडों की जब संख्या की बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे, तब वहाँ पर काउंट करके हम बताएंगे कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या हैं। तो गुणनखंड में से देखना है कि कितने गुणनखंड अभाज्य हैं, वो आंसर हमें देना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है यूनिट डिजिट पे आ गया क्वेश्चन, और यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो इससे पूछ ही लिया जाएगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो आप कोशिश करें कि मतलब यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दें। अगर आप चाहते हैं तो यूनिट डिजिट की एक प्रॉपर क्लास आपको बना के हम डाल देंगे यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। गुणनखंड जैसे हम कहें कि इधर पर गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा, तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो स्पेशल होते हैं। जैसे हम कहें 1 और 1 के बाद यहाँ पर 0 1 5 और 6, जिनके यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होते हैं, कितनी भी पावर यहाँ पर लगी हो, और पावर कभी मैटर नहीं करता है। अगर इकाई के अंक में 0 1 5 6 है तो इकाई का अंक हमेशा यूनिट डिजिट जो बनेगा वो हमेशा 6 ही बनेगा।
इसी प्रकार से हम कहें कि और दो कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो थोड़ा स्पेशल होते हैं, जैसे कहें 4 और 1 9। ये पावर पर देखा जाता है कि इसकी पावर कैसी है, इसकी पावर कैसी है, ये सम है या इवन है या फिर ऑड है, विषम है। अगर ये सम होगी तो सम पर आपको बनाएगी, विषम पर होगी तो ये इकाई का अंक 4 बनाएगी यूनिट डिजिट, और सम पर होगी तो ये 6 बनाएगा हमेशा ऑलवेज। या जैसे हम कहें 4 की पावर 444 लिखा है, तो आपको कुछ रूल्स यहाँ पर अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो सिर्फ देखें यूनिट डिजिट, पावर की यूनिट डिजिट क्या है आपकी, सम है, तो सम होने की वजह से इधर पर इकाई का अंक हमेशा ऑलवेज 6 बनेगा। अगर यहाँ पर कुछ भी हो जाता, 5 हो जाता, 7 हो जाता, अगर ये विषम हो जाता है तो यहाँ पर विषम पर इकाई का अंक कितना बनता है, ये 4 बनता। इसी प्रकार से अगर हम कहें इसमें भी ऑड और इवन पर देखेंगे, ऑड इकाई यूनिट डिजिट, अगर इकाई यहाँ पर पावर कैसी है, ऑड है या फिर इवन है। अगर ऑड है, ऑड है तो यहाँ पर इकाई का जो अंक बनेगा आपका 9, और इवन पर जो इकाई का अंक बनेगा 1 बनेगा। और 2 3 7 और 8 ऐसे 4 नंबर हैं जिसकी मतलब प्रत्येक पावर पर इकाई का अंक अलग होता है, और 4 पावर के बाद ये रिपीट होने लगते हैं। तो हम उन्हीं पर डिस्कस करेंगे कि इन टाइप के जब क्वेश्चन आ जाएं तो किस टाइप से सॉल्व किया जाए। तो जब पावर 153 देख रहे हैं और 7 की पावर, यहाँ पर तो हमें पता है कि इकाई का अंक कितना बनेगा, आपका 1 बनेगा, और इकाई के अंक से ही मतलब होता है, हमें पूरा रिजल्ट निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, तो 1 बनेगा। अब इसमें देखा जाए तो 7 की पावर इकाई का अंक देखें कितना है, 7 है, और 7 की पावर 153 पर इकाई का अंक क्या बनेगा, हमें सिर्फ उससे ही मतलब है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक चीज़ आपको बताया है कि ये प्रत्येक 4 घात बाद ये यूनिट डिजिट रिपीट होने लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए रूल्स होता है कि आप सिर्फ जो पावर होती है, पावर में 4 का भाग दें, और 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है कि इकाई की लास्ट के 2 अंक में अगर 4 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 4 से डिवाइड है, नहीं जा रहा है तो जितना भी ये अंक छोड़ेगा 1 2 3 ये शेषफल कहलाएगा। हमें रिमाइंडर से मतलब है कि रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है। 4 का भाग जब हम 53 में देंगे तो 4 एकम 4 13 रहेगा, 4 तिया 12। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा 7 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 पर इकाई के अंक देखेंगे कितना बनेगा, 7। तो 7 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो यूनिट डिजिट वो बनेगा आपका 7। इस पूरे रिजल्ट में जो यूनिट का डिजिट आएगा निकल के, वो 7 निकल के आएगा, तो 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डाल दें वहाँ पर, अगर आपको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए वहाँ पर यूनिट डिजिट की, तो यूनिट डिजिट की हम क्लास एक्स्ट्रा स्पेशल क्लास आप 30 मिनट की या फिर 20-30 मिनट की क्लास बना के डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि संख्या 22 की पावर 23 का इकाई का अंक क्या होगा, ये निकालना है आपको। तो हमने बताया था वही 4 डिजिट आपके कौन कौन से, 2 3 और 7 और 8, जिसकी प्रत्येक 4 घात के बाद यूनिट डिजिट चेंज मतलब यहाँ पर रिपीट होने लगते हैं। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, पावर में 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर से मतलब होता है हमें कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। 4 का भाग देंगे तो ये 20, 4 5 20, 3 शेषफल बचाएगा, और 2 की पावर 3 पर हमें पता है इकाई का अंक कितना होता है, 2 की पावर 3 निकाल दें सीधा, जितना भी नंबर आए वही इकाई का अंक कहलाएगा। 2 का पावर 3 8 होता है, तो इकाई का अंक 8 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई का अंक क्या होगा, आपको इस इकाई का अंक बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो देखा जाए कि इधर पर कितना है, सिर्फ सारे नंबर, इतने बड़े नंबर से कोई लेना देना नहीं है हमारा, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होता है कि यूनिट डिजिट कितनी है आपकी। यूनिट डिजिट हम जो देख रहे हैं यहाँ पर 5 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 3 भी है, 9 भी है। तो 5 के साथ में अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट की बात की जाए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मल्टीप्लाई में आ जाता है तो 5 के साथ में 2 ही कंडीशन बनती हैं। अगर कहीं पर भी किसी भी नंबर पर इकाई का अंक 5 आता है और मल्टीप्लाई है, तो हम पहले देखेंगे कहीं पर भी 5 के साथ में सारी संख्याएं ऑड हैं या फिर कोई भी संख्या एक सम निकल के आ रही है। अगर सभी संख्याएं ऑड हैं तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 5 ही, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 ही निकल के आएगा। अगर ये ऑड है, अगर हम कहें 5 के साथ में कोई भी संख्या इवन हो गई तो वो मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट को 0 बना देगा।
वो दो ही कंडीशन बनेगी। 5 के टेबल में आप 5 का टेबल पढ़ के देख लें तो इकाई का अंक हमेशा ऑलवेज 0 या 5 ही रहता है। और ये तब ऑड के साथ में होता है तो 5 बनाता है, इवन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इवन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 0 यूनिट डिजिट बनाता है आपका। तो इसी प्रकार से अगर हम देखा जाए तो ये 5 है, बाकी सब मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो देखें कि यूनिट डिजिट कैसी 7, 3, 9 ये सभी ऑड है और ये क्या है आपकी इवन है, मतलब सम संख्या है। तो 8 का मल्टीप्लाई 5 में जब हम करेंगे तो 0 बन जाएगा और 0 आते ही इधर पर किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करें हमेशा ऑलवेज इकाई का अंक 0 ही रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं होता है? आपको ये बताना है कि जब हम नंबर, कोई भी नंबर हो उसके जब हम वर्ग निकालेंगे तो इन वर्ग के इकाई का अंक जो होता है इनमें से कौन नहीं होगा। अब एक बार थोड़ा हम देख लेते हैं कि 0 से लेके 9 तक हम देख लेते हैं सभी के वर्ग करके कि इकाई का अंक क्या बनता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आप इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, डाउट में हो जाएंगे। अगर नहीं है तो नहीं के लिए इधर पर तो आपको फिर अगर आंसर थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता तो फिर आप क्वेश्चन ये ऑब्वियसली गलत करके आते। जैसे हम कहें 0 का स्क्वायर, कोई भी डिजिट यूनिट डिजिट 0 बनेगी। 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना 1 होगा। 2 का स्क्वायर बनेंगे तो यूनिट डिजिट 4 होगी। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट आपकी होगी कितनी 9। 4 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट आपकी 6 बनती है। 5 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 5 बनता है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो फिर ये रिपीट होने लगेंगे। 7 का स्क्वायर करें तो ये 9 और 8 का स्क्वायर करें तो ये 4, 9 का स्क्वायर करें तो ये 1 होगा। तो हम देख रहे हैं सिर्फ 5-6 अंक ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं वर्ग में, क्योंकि आप आगे कितने भी बड़ा नंबर ले लेंगे तो इकाई का अंक हमेशा इन 10 अंकों में से कोई एक होगा और जब कोई एक होगा तो यहाँ पर इकाई का अंक इनमें से कोई एक बनाएगा। अब कितना 0 है, 1 है, 4 है और 9 है। 4 और ये 5, 6, इसका मतलब 6 अंक ही वर्ग, जब किसी भी संख्या का वर्ग होता है तो सिर्फ 6 ही अंक होते हैं उसकी यूनिट डिजिट में आने के लिए। तो कितने 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ठीक है, अब आगे देखा जाए इधर पर निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं है। तो 4 देखें आता है, 4 ये भी आंसर नहीं होगा। 8 नहीं आता है, मतलब यहाँ पर किसी भी वर्ग में 8 नहीं आता है। वर्ग करने पर इकाई का अंक 8 नहीं बनता है तो आंसर यही होगा 6 आएगा। 9 बनता है तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। अगर ये आंसर यहाँ पर होता है कि इकाई का अंक निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक है, और इकाई का अंक देने के लिए इधर पर हम कुछ ऑप्शन में रख देते, जैसे कि 3 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, ये ऑप्शन दे दें हम इधर, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कि आंसर क्या होगा इधर पर। लेकिन तब भी आप कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों को याद कर लें कि सिर्फ ये 6 अंक जो होते हैं वो आपके इकाई के अंक में आते हैं वर्ग में। और देखें इधर पर एक कॉमन सी चीज़ होती है जैसे 2, 3, 7 और 8, ये 4 अंक ही नहीं आ रहे हैं। और यही 4 अंक के क्या है, देखें यूनिट डिजिट चेंज होती हैं प्रत्येक 4 घात बाद। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि ये यूनिट डिजिट में नाम थोड़ा हेल्प करता है, हेल्प कर देगा आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है n के किस पूर्णांक के मान के लिए ये जो लिखा हुआ है को 3 से भाग देने पर शेष क्या रहेगा। तो शेष क्या रहेगा, अब 3 का भाग जब हम इसमें देंगे, 3 का डिवाइड करें, जब 3 का भाग इसमें देंगे तो ये 3 की पावर 2n कुछ भी है, तो ये 3 की पावर में है तो ये 3 का मल्टीपल ही बनाएगा। तो इसमें तो पूरी तरह से जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 0। यहाँ पर प्लस करें, ये 9 का मल्टीपल, 9 3 का मल्टीपल होता है 9, तो 3 का भाग तो जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। तो यहाँ पर भी शेषफल कितना आएगा 0। 3 का भाग जब हम 5 में देंगे तो 3 एकम 3, यहाँ पर कितना शेषफल बचेगा 2। तो आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 2। तो आंसर जो होगा इसका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं पर रहने देते हैं, थोड़ा लेट नाइट शूट कर रहे हैं, पहली क्लास थी तो
इसकी जो नेक्स्ट क्लास जो होगी इसी के साथ में हम कंबाइन करके या फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद प्यारे बच्चों। और तैयारी अपनी अच्छी तरह से करते रहें, सभी लोग प्रैक्टिस करते रहें। आशा करते हैं कि मतलब आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार सिलेक्शन अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है, और होगा। आप लोग तैयारी अच्छी तरह से अपनी रखें। ठीक है, जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।